हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर सी कहानी जिसका नाम रहने वाला है रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दी। और उसके बाद आगे क्या होता है ये मैं अब आपको आज की स्टोरी में आप सबके साथ शेयर करूँगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको हमारी आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है कि रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दे दी। और फिर जो होता है वह कभी किसी ने नहीं सोचा था और ना उसको खुद को पता था कि क्या होने वाला है। और एक पल के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यह रात बन जाएगी। वो एक सर्दी की रात थी, एक कांपता हुआ लड़का और एक अकेली लड़की और एक दरवाज़ा जो दिल से घुला। लेकिन उसके पीछे फिर जो कहानी चलने वाली थी वो किसी तूफान से कम नहीं होने वाली थी जिसे उसने अपने घर में जगह दी थी। क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर ही था या फिर उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। उस रात के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो पहले था, ना वह लड़की रही और ना ही वो लड़का। तो आइए जानते हैं उस रात क्या होता है और उसके एक फैसले के पीछे का सच क्या होता है। और यह कहानी जो है आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। और पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। और आपको कैसी लगेगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आगे क्या होता है कि यह जो सच्ची कहानी है यह झारखंड के एक ज़िले की कहानी है जहां पर रात में चारों तरफ अंधेरा छा हुआ था और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के साथ हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगी थी। वहीं पर एक छोटे से घर में एक औरत नींद से बार बार करवट बदल रही थी और वहीं पर एक छोटा सा लैंप भी जल रहा था। और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमक रही थी जिससे पूरी किस्म खिड़की जो थी एक पल के लिए रोशन हो गई थी। और उसी पल वहाँ पर जो औरत लेटी हुई थी उसकी आँख खुल गई और वह थोड़ा सा घबराने भी लगी। और फिर वह धीरे धीरे से उठी और खिड़की की तरफ गई। और जब वह खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसने देखा और उसकी आंखें देखते ही एकदम ठहर गई। बाहर बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का भीगा हुआ कांपता हुआ बैठा हुआ था और अपने शरीर से चिपटा हुआ एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए था। और उसको कोई डर भी नहीं लग रहा था, बस सर्दी से उसे थोड़ी सी कपकपाहट हो रही थी। वह कुछ देर तक तो उसे देखती रही और फिर बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसे पूछने लगी कि कौन हो तुम। फिर वो उसे कहता है कि सिर झुकाकर कहने लगा कि माफ़ कीजिए, मैं रास्ते में था और तेज़ बारिश आने लगी और मेरी बाइक पंचर हो गई और इतनी रात में कोई मदद नहीं मिल रही थी। सिर्फ एक रात ही काटनी है मेरे को, चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी सी लकड़ी और कंबल दे दीजिए। वह कुछ देर तक सोचती रही। उसके भीतर जो डर था वो उभरा, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मन में डर नहीं रहा और उसको उस पर दया आ गई। और वो उसको कहने लगी कि ठीक है, लेकिन तुम अंदर मत आना, मैं लकड़ी और कंबल दे देती हूँ। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर उसकी आंखों में देखा कि थोड़ी सी राहत थी और वह अंदर चली गई। और थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई और उसके हाथ में लकड़ियों की गठरी और एक पुराना कंबल लेकर आई और उसने वह सारा सामान दरवाजे के बाहर रख दिया और बिना कुछ बोले ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर उसने वो लकड़ियाँ उठाई और वो जलाई, लेकिन ठंडी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो लकड़ियों की जलाने से भी ज़्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी। और ऊपर से वो कंबल भी पूरी तरह से बारिश में भीग गया था। रात के करीब 10 से ज़्यादा का टाइम हो गया था और बिजली फिर से कड़कने लग जाती है और उसकी नींद फिर से ख़राब हो जाती है। और उसे फिर उसी इंसान का ख्याल आता है जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था और फिर वह उसके बारे में सोचने लग जाती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और वह इतनी तेज़ बारिश में बाहर कैसे रह रहा होगा। और फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करती है और फिर उठकर बाहर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है
और जो नज़ारा उसके सामने हो रहा होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। वह एक कोने में सिकड़ा हुआ बैठा था, पूरा शरीर उसका भीग चुका था, दांत किटकिटा रहे थे और फिर उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सा नीला पड़ने लगा था। उसका दिल जो है भर आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे कह देती है कि अंदर आ जाओ। वह कुछ कहता है, इससे पहले कविता बोल पड़ती है कि तुम डरो मत, मुझे आप पर भरोसा है और तुम अंदर आ जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। वह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वह धीरे से उठता है और फिर वह धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाता है। वह उसे एक पुराना कपड़ा दे देती है और कुछ कपड़े दे देती है और फिर वो उसे कहती है कि ये मेरे पति के हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है और तुम ये कपड़े पहन लो वरना तुम्हें बहुत तेज सर्दी लग जाएगी। और फिर वो कपड़े बदल कर जब बाहर आता है तो वह एक चारपाई की तरफ इशारा करती है और फिर उसको कहने लगती है कि वहाँ पर जाकर लेट जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। और वह उसकी तरफ देखने लगा। वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था जहाँ पर कुछ देर पहले कविता लेटी हुई थी। वह कहता है कि नहीं, यहाँ पर आप लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊँगा। लेकिन वह उसे कहने लग जाती है कि घर में और बिस्तर नहीं है, हमारे घर में सिर्फ एक ही बिस्तर है और नीचे बैठने का मतलब है कि बीमारी। तुम इस चारपाई पर लेट जाओ और आराम करो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वह उसे कुछ नहीं कहता है और वह वहाँ पर लेट जाता है। और पहली बार वह यह देखता है कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और फिर कविता अंदर चली जाती है और चाय बनाने लग जाती है और वह यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आपने खुद कहा कि डर लग रहा है, फिर भी इतना सब क्यों कर रही है मेरे लिए। उसकी आंखों में थोड़ी नमी तो थी। कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चाय की गर्मी और इंसानी जुड़ाव की शुरुआत जो है यहीं से होती है। चाय की हर घूंट के साथ साथ जैसे सर्द रात थोड़ा नरम हो गई थी और उन दोनों के बीच कुछ अनकहे से शब्द शामिल होते जा रहे थे। फिर वह धीरे से उसे पूछने लगी कि कहाँ जा रहे थे इतनी रात को। तो फिर वो चुपचाप थोड़ा सा घबरा गया और फिर थोड़ी देर में उससे कहा कि मेरी बहन के घर से बाइक लेकर आ रहा था, जीजू ने कहा था कि यहाँ पर खड़ी खड़ी बाइक ख़राब हो जाएगी तो मंगवा ले। और रास्ते में उस बाइक में पंचर हो गया और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो वो उसकी बात को थोड़ा ध्यान लगाकर सुन रही थी और फिर कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो फिर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई और फिर वो उनसे कहने लगा कि मेरे माँ बाप यहीं के एक गांव में हैं और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ बेचकर गुजारा करते हैं और मैं भी वो ही काम करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये काम नहीं करना चाहता, कुछ अलग कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो वह मुस्कुराने लगती है और फिर उससे कहती है कि सपने देखना अच्छी बात है। और फिर वो भी उसकी आंखों में देखता है, उससे पूछता है कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं, आपके साथ कोई और नहीं रहता। तो वह कुछ देर के लिए मायूस हो जाती है और उसका चेहरा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और फिर वह अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है कि कभी कभी ये घर मेरी दादी का था और अब सिर्फ मेरी यादों का है। मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी उसने कुछ समय के बाद मुझे छोड़ दिया था और फिर किसी और इंसान के साथ उसने शादी कर ली थी। तो उसकी ये सब बातें सुनकर वह चुप हो गया और कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। फिर कविता ने कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और बच्चों की देखकर ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलता है और उन्हीं को देखकर मैं खुश रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अकेलापन भी है। और फिर वह उसे कहता है कि आप बहुत हिम्मत वाली हो। फिर वह थोड़ा सा हंसती और फिर उससे कहती है कि हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। और रात की सर्दी और फिर भीतर की बातें दोनों की आपस की एक जैसा असर कर रही थी। चारपाई पर एक किनारे बैठा हुआ वह कहता है कि यदि आपको ठंड लग रही है तो यदि आप चाहें तो आप भी यहाँ पर बैठ सकती हैं, मैं दूर एक तरफ रहूँगा। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी उंगलियां काँप रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वह उससे कहने लगी कि ठीक है,
लेकिन सिर्फ बर्फ़ जैसी ठंड से बचने के लिए दोनों एक एक कोने में बैठ गए। और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी ही नहीं। उसने उससे कहा कि वह अपनी माँ की बातें उसे बताने लगा, पिता का संघर्ष बताने लगा और अपनी बहन की शादी बताने लगा, और कैसे उसके पास अब केवल 50 रुपये बचे थे जो उसने पेट्रोल में खर्च कर दिए थे। और फिर वह भी उससे बताती है कि कैसे उसने अकेले रहते रहते इतना संघर्ष किया है और अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी जो है उसकी आदत बन चुकी है। उस रात दो अजनबियों ने, जो दोनों थे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आती है तो कविता उठकर अंदर चली जाती है और वह उसके लिए फिर से गर्म चाय बनाती और ले आती है। वह चाय लेते हुए कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या कहेगा। तो वो मुस्कुराकर उससे कहने लगी कि अभी इतनी जल्दी कहाँ जाओगे, पंचर वाले की दुकान तो अभी नहीं खुली मिलेगी। तो फिर वह थोड़ी देर और वहीं रुक जाता है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जैसे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगता। जब दिन थोड़ा सा चढ़ने लगा और दुकानें खुलने लगी तो वह उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि अब मेरी एक और मदद कर सकती हैं। उसने उससे कहा तो कविता उसकी इस बात पर थोड़ा सा चौंक गई और उसकी तरफ देखने लगी और कहती है कि बोलिए। तो फिर वो उससे कहता है कि 50 रुपये चाहिए मुझे पंचर बनवाने के लिए, वापस आऊँगा जब लौटा दूँगा। तो वह बिना कुछ उसको कहे मुस्कुराने लगी और अंदर से 50 रुपये लाकर उसके हाथ पर रख दिए। ये भी पूछने की बात थी, उसकी बातें जो थी वो बहुत कोमल थी। वह उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि मैं ज़रूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने के लिए। वह सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह रही थी। फिर 2-3 दिन बाद वह अपने गांव लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी माँ की आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती थी और पिता की चुप्पी में भी सवाल छिपा हुआ था। फिर उसने सब कुछ धीरे धीरे बताया, बाइक, बारिश, रात और उस औरत की घर की कहानी भी बताई। फिर उसकी माँ ने गहरी सांस ली और उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते इतनी जल्दी, समझदारी से काम लेना। तो वह सिर झुका लेता है और फिर, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल अभी भी थी। कविता की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई प्रशांत चमक, सब कुछ वैसे उसे वापस बुला रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। और फिर अगले दिन शाम को क्या होता है कि उसने जेब में 50 रुपये रखे और बाइक उठाकर वह उसी रास्ते की ओर जाने लगा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर वह फिर से वही दस्तक होने लगी। फिर अंदर से आवाज़ आई कि कौन, तो उसे वही जानी पहचानी आवाज़ आई। तो वह उसे कहने लगा कि मैं वही हूँ जो उस रात बारिश में भीगा था। और फिर दरवाज़ा खुलता है और कविता दरवाज़ा खोलती है और उसकी मुस्कुराहट उसके सामने थी। और फिर कविता उससे कहने लगी कि आ गए। और फिर उसने 50 रुपये जेब से निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि यह आपकी अमानत है, ये लीजिए। तो उसने पैसे ले लिए और फिर थोड़ी देर तक चुपचाप उसको देखती रही और फिर उससे कहने लगी कि इतनी जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा था कि तुम भूल जाओगे। तो वह मुस्कुराकर उसको कहने लगा कि बोलता अगर तो शायद खुद को खो देता। तो वह उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसने उससे कहा कि यदि आप कहो तो आज की रात मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इस बार ठंड से नहीं बचना चाहता, लेकिन कुछ वक्त साथ बिताना चाहता हूँ। तो वह कुछ सोचती रही और फिर उसने सिर हिलाकर उसे हाँ कह दी। उस रात कोई बादल नहीं गरज रहे थे, ना बारिश आ रही थी, ना कोई बिजली चमक रही थी, लेकिन उन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बन जाता जिसकी आहट पूरे घर में महसूस होती रही। फिर उनके मिलने का, आने जाने का सिलसिला जो है उनका एक रूटीन बन गया था। राजीव के पास जब भी समय होता तो वह उसके पास मिलने के लिए आ जाता। हाँ, अब उसने कविता के नाम से उसे नहीं बोलता था, वह उसे संगीता कहता था। और वह उसकी ज़िंदगी में केवल एक मददगार औरत ही नहीं रही थी, बल्कि उसको एक साथी की तरह लगने लगी थी। वो दोनों एक साथ बैठते, चाय पीते, घंटों तक बातें करते रहते और पुराने दुख, दर्द, अधूरे सपने सब बातें करते। और इस सब के बीच एक नया रिश्ता जो है वो उगने लगा था।
राजीव कभी खेतों की बातें करता तो कभी स्कूल के बच्चों की शरारतें सुनता। उसकी हंसी थोड़ी सी अब मिठास में बदल चुकी थी। अब उसके बालों में भी उदासी नहीं थी, चुपचाप खुशी ही महसूस होती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उसके आने जाने के बाद अब किसी से छिपी नहीं रही थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सुबह सुबह कविता के घर से राजीव को निकलते हुए देख लिया। गांव में बातों का ही क्या कहना, बात जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं और कहने वाले तो कहते ही रहते और कहने वाले कहने लगे कि औरत तो अकेली है और लड़का बार बार आता जाता रहता है तो कुछ तो है दोनों के बीच। जब यह बात उसके कानों तक पहुंचती है तो उसका चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। वह जानता था कि यदि अब चुप रहा तो वो औरत जिसने उसे पनाह दी थी, उसकी मदद की थी, वो इन समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम वह वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाता है और उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। वह उसे कहने लगा कि अब ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दें, शादी का नाम। संगीता एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और वह चुप रही। उसकी आंखें हड़बड़ा गई और वह उसे कहने लगी कि पर क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार कर लेंगे? मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, तलाकशुदा भी हूँ और अकेले भी हूँ बहुत दिनों से। तो वह उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि यदि तू खुश है तो हम भी खुश हैं। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। कुछ हफ्तों के बाद जब गांव की गलियों में फूलों की खुशबू और डोल की हल्की सी थाप सुनाई देने लगी तो लोगों को ये यकीन हो गया कि ये बात अब अफवाह नहीं रही थी। उन दोनों की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई बड़ा बंदोबस्त तो नहीं था, कोई दिखावा भी नहीं था, लेकिन हर चीज़ में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। राजीव के माता पिता भी गांव से आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक तो थी, लेकिन जब उन्होंने संगीता की आंखों में अपनापन देखा तो और उस घर के कोने कोने में अपने बेटे की खुशी महसूस करी तो वो दोनों मुस्कुराने लगे। और शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे, वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। हल्की सी बारिश और मिट्टी की खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तमी का मंत्र पढ़ा तो राजीव ने आंखें बंद कर ली और उसे याद आया कि 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था, उसे अपने घर में पनाह दी थी। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छांव दे दी थी। शादी के बाद जब वो गांव लौटते हैं तो कुछ लोग अब भी कुछ कुछ कह रहे थे, कुछ निगाहें अब भी उनसे कुछ सवालें कर रही थी, लेकिन राजीव ने सबके सामने खड़े होकर ये कह दिया कि जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया था, मैं अब ज़िंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा और ये मेरा फैसला। और यदि किसी को इससे कोई दिक्कत है तो सोचिए, दिक्कत हमारे रिश्ते में है या फिर आपकी सोच में है। उसके इन शब्दों के कारण वहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर तालियों की आवाज़ आने लगी। उन दोनों ने एक छोटा सा घर लिया और एक स्कूल के पास अपने जीवन की नई किताब शुरू की। समय बीतता रहा और कुछ वर्षों के बाद संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए आ गया था। आज राजीव और संगीता दोनों शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे थे, एक माता पिता के रूप में जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं बल्कि अपना वजूद भी साथ में ही खड़ा किया था। अब जब राजीव अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है तो या फिर वो अपनी किताबों में उसका भविष्य संवारती है तो दोनों की आंखों में एक सुकून होता है। अगर उस रात दरवाज़ा ना खोला होता तो शायद ज़िंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद ही हो जाती। कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती है बल्कि वो तय होती है कि करुणा, समझदारी और इंसानियत से। और अब हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में भी कभी कोई अनजान व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे उसके लिए दरवाज़ा खोलने की? यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो इन दोनों ने किया?
क्या उनका फैसला इंसानियत के हिसाब से सही है और भरोसे का उदाहरण था, या फिर आज के दौर में ये एक खतरनाक कदम माना जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली एक और हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ। आज की हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर सी कहानी, जिसका नाम रहने वाला है रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दी। और उसके बाद आगे क्या होता है ये मैं अब आपको आज की स्टोरी में आप सबके साथ शेयर करूँगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको हमारी आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है कि रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दे दी। और फिर जो होता है वह कभी किसी ने नहीं सोचा था और ना उसको खुद को पता था कि क्या होने वाला है। और एक पल के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यह रात बन जाएगी। वो एक सर्दी की रात थी, एक कांपता हुआ लड़का और एक अकेली लड़की और एक दरवाज़ा जो दिल से घुला। लेकिन उसके पीछे फिर जो कहानी चलने वाली थी वो किसी तूफान से कम नहीं होने वाली थी, जिसे उसने अपने घर में जगह दी थी। क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर ही था या फिर उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? उस रात के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो पहले था, ना वह लड़की रही और ना ही वो लड़का। तो आइए जानते हैं उस रात क्या होता है और उसके एक फैसले के पीछे का सच क्या होता है। और यह कहानी जो है आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। और पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। और आपको कैसी लगेगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आगे क्या होता है कि यह जो सच्ची कहानी है यह झारखंड के एक ज़िले की कहानी है, जहां पर रात में चारों तरफ अंधेरा छा हुआ था और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के साथ हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगी थी। वहीं पर एक छोटे से घर में एक औरत नींद से बार बार करवट बदल रही थी और वहीं पर एक छोटा सा लैंप भी जल रहा था। और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमक रही थी, जिससे पूरी खिड़की जो थी एक पल के लिए रोशन हो गई थी। और उसी पल वहाँ पर जो औरत लेटी हुई थी उसकी आँख खुल गई और वह थोड़ा सा घबराने भी लगी। और फिर वह धीरे धीरे से उठी और खिड़की की तरफ गई। और जब वह खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसने देखा और उसकी आंखें देखते ही एकदम ठहर गई। बाहर बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का भीगा हुआ कांपता हुआ बैठा हुआ था और अपने शरीर से चिपटा हुआ एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए था। और उसको कोई डर भी नहीं लग रहा था, बस सर्दी से उसे थोड़ी सी कपकपाहट हो रही थी। वह कुछ देर तक तो उसे देखती रही और फिर बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसे पूछने लगी कि कौन हो तुम। फिर वो उसे कहता है कि सिर झुकाकर कहने लगा कि माफ़ कीजिए, मैं रास्ते में था और तेज़ बारिश आने लगी और मेरी बाइक पंचर हो गई और इतनी रात में कोई मदद नहीं मिल रही थी। सिर्फ एक रात ही काटनी है मेरे को, चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी सी लकड़ी और कंबल दे दीजिए। वह कुछ देर तक सोचती रही। उसके भीतर जो डर था वो उभरा, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मन में डर नहीं रहा और उसको उस पर दया आ गई। और वो उसको कहने लगी कि ठीक है, लेकिन तुम अंदर मत आना, मैं लकड़ी और कंबल दे देती हूँ। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर उसकी आंखों में देखा कि थोड़ी सी राहत थी और वह अंदर चली गई। और थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई और उसके हाथ में लकड़ियों की गठरी और एक पुराना कंबल लेकर आई और उसने वह सारा सामान दरवाजे के बाहर रख दिया और बिना कुछ बोले ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर उसने वो लकड़ियाँ उठाई और वो जलाई
लेकिन ठंडी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो लकड़ियों की जलाने से भी ज़्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी, और ऊपर से वो कंबल भी पूरी तरह से बारिश में भीग गया था। रात के करीब 10 से ज़्यादा का टाइम हो गया था और बिजली फिर से कड़कने लग जाती है और उसकी नींद फिर से ख़राब हो जाती है, और उसे फिर उसी इंसान का ख्याल आता है जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था, और फिर वह उसके बारे में सोचने लग जाती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और वह इतनी तेज़ बारिश में बाहर कैसे रह रहा होगा। और फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करती है और फिर उठकर बाहर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, और जो नज़ारा उसके सामने हो रहा होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। वह एक कोने में सिकड़ा हुआ बैठा था, पूरा शरीर उसका भीग चुका था, दांत किटकिटा रहे थे और फिर उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सा नीला पड़ने लगा था। उसका दिल जो है भर आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे कह देती है कि अंदर आ जाओ। वह कुछ कहता है, इससे पहले कविता बोल पड़ती है कि तुम डरो मत, मुझे आप पर भरोसा है और तुम अंदर आ जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। वह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वह धीरे से उठता है और फिर वह धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाता है। वह उसे एक पुराना कपड़ा दे देती है और कुछ कपड़े दे देती है और फिर वो उसे कहती है कि ये मेरे पति के हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है और तुम ये कपड़े पहन लो वरना तुम्हें बहुत तेज़ सर्दी लग जाएगी। और फिर वो कपड़े बदल कर जब बाहर आता है तो वह एक चारपाई की तरफ इशारा करती है और फिर उसको कहने लगती है कि वहाँ पर जाकर लेट जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। और वह उसकी तरफ देखने लगा। वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था जहाँ पर कुछ देर पहले कविता लेटी हुई थी। वह कहता है कि नहीं, यहाँ पर आप लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊँगा। लेकिन वह उसे कहने लग जाती है कि घर में और बिस्तर नहीं है, हमारे घर में सिर्फ एक ही बिस्तर है और नीचे बैठने का मतलब है कि बीमारी। तुम इस चारपाई पर लेट जाओ और आराम करो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वह उसे कुछ नहीं कहता है और वह वहाँ पर लेट जाता है। और पहली बार वह यह देखता है कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और फिर कविता अंदर चली जाती है और चाय बनाने लग जाती है और वह यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आपने खुद कहा कि डर लग रहा है, फिर भी इतना सब क्यों कर रही है मेरे लिए। उसकी आंखों में थोड़ी नमी तो थी, कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चाय की गर्मी और इंसानी जुड़ाव की शुरुआत जो है यहीं से होती है। चाय की हर घूंट के साथ साथ जैसे सर्द रात थोड़ा नरम हो गई थी और उन दोनों के बीच कुछ अनकहे से शब्द शामिल होते जा रहे थे। फिर वह धीरे से उसे पूछने लगी कि कहाँ जा रहे थे इतनी रात को। तो फिर वो चुपचाप थोड़ा सा घबरा गया और फिर थोड़ी देर में उससे कहा कि मेरी बहन के घर से बाइक लेकर आ रहा था, जीजू ने कहा था कि यहाँ पर खड़ी खड़ी बाइक ख़राब हो जाएगी तो मंगवा ले, और रास्ते में उस बाइक में पंचर हो गया और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो वो उसकी बात को थोड़ा ध्यान लगाकर सुन रही थी और फिर कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो फिर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई और फिर वो उनसे कहने लगा कि मेरे माँ बाप यहीं के एक गांव में हैं और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ बेचकर गुजारा करते हैं और मैं भी वो ही काम करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये काम नहीं करना चाहता, कुछ अलग कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो वह मुस्कुराने लगती है और फिर उससे कहती है कि सपने देखना अच्छी बात है। और फिर वो भी उसकी आंखों में देखता है, उससे पूछता है कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं, आपके साथ कोई और नहीं रहता। तो वह कुछ देर के लिए मायूस हो जाती है और उसका चेहरा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और फिर वह अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है कि कभी कभी ये घर मेरी दादी का था और अब सिर्फ मेरी यादों का है। मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी उसने कुछ समय के बाद मुझे छोड़ दिया था और फिर किसी और इंसान के साथ उसने शादी कर ली थी। तो उसकी ये सब बातें सुनकर वह चुप हो गया और कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। फिर कविता ने कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और बच्चों की देखकर ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलता है और उन्हीं को देखकर मैं खुश रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अकेलापन भी है। और फिर वह उसे कहता है कि
आप बहुत हिम्मत वाली हो। फिर वह थोड़ा सा हंसती और फिर उससे कहती है कि हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। और रात की सर्दी और फिर भीतर की बातें दोनों की आपस की एक जैसा असर कर रही थी। चारपाई पर एक किनारे बैठा हुआ वह कहता है कि यदि आपको ठंड लग रही है तो यदि आप चाहें तो आप भी यहाँ पर बैठ सकती हैं, मैं दूर एक तरफ रहूँगा। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी उंगलियां काँप रही थी, तो थोड़ी देर के बाद वह उससे कहने लगी कि ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ़ जैसी ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी ही नहीं। उसने उससे कहा कि वह अपनी माँ की बातें उसे बताने लगा, पिता का संघर्ष बताने लगा और अपनी बहन की शादी बताने लगा, और कैसे उसके पास अब केवल 50 रुपये बचे थे जो उसने पेट्रोल में खर्च कर दिए थे। और फिर वह भी उससे बताती है कि कैसे उसने अकेले रहते रहते इतना संघर्ष किया है और अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी जो है उसकी आदत बन चुकी है। उस रात दो अजनबियों ने जो दोनों थे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आती है तो कविता उठकर अंदर चली जाती है और वह उसके लिए फिर से गर्म चाय बनाती और ले आती है। वह चाय लेते हुए कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या कहेगा। तो वो मुस्कुराकर उससे कहने लगी कि अभी इतनी जल्दी कहाँ जाओगे, पंचर वाले की दुकान तो अभी नहीं खुली मिलेगी। तो फिर वह थोड़ी देर और वहीं रुक जाता है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जैसे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगता। जब दिन थोड़ा सा चढ़ने लगा और दुकानें खुलने लगी तो वह उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि अब मेरी एक और मदद कर सकती हैं। उसने उससे कहा तो कविता उसकी इस बात पर थोड़ा सा चौंक गई और उसकी तरफ देखने लगी और कहती है कि बोलिए। तो फिर वो उससे कहता है कि 50 रुपये चाहिए मुझे पंचर बनवाने के लिए, वापस आऊँगा जब लौटा दूँगा। तो वह बिना कुछ उसको कहे मुस्कुराने लगी और अंदर से 50 रुपये लाकर उसके हाथ पर रख दिए। ये भी पूछने की बात थी, उसकी बातें जो थी वो बहुत कोमल थी। वह उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि मैं ज़रूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने के लिए। वह सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह रही थी। फिर 2-3 दिन बाद वह अपने गांव लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी माँ की आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती थी और पिता की चुप्पी में भी सवाल छिपा हुआ था। फिर उसने सब कुछ धीरे धीरे बताया, बाइक, बारिश, रात और उस औरत की घर की कहानी भी बताई। फिर उसकी माँ ने गहरी सांस ली और उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते इतनी जल्दी, समझदारी से काम लेना। तो वह सिर झुका लेता है और फिर लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल अभी भी थी। कविता की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई प्रशांत चमक, सब कुछ वैसे उसे वापस बुला रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। और फिर अगले दिन शाम को क्या होता है कि उसने जेब में 50 रुपये रखे और बाइक उठाकर वह उसी रास्ते की ओर जाने लगा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर वह फिर से वही दस्तक होने लगी। फिर अंदर से आवाज़ आई कि कौन, तो उसे वही जानी पहचानी आवाज़ आई। तो वह उसे कहने लगा कि मैं वही हूँ जो उस रात बारिश में भीगा था। और फिर दरवाज़ा खुलता है और कविता दरवाज़ा खोलती है और उसकी मुस्कुराहट उसके सामने थी। और फिर कविता उससे कहने लगी कि आ गए। और फिर उसने 50 रुपये जेब से निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि यह आपकी अमानत है, ये लीजिए। तो उसने पैसे ले लिए और फिर थोड़ी देर तक चुपचाप उसको देखती रही और फिर उससे कहने लगी कि इतनी जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा था कि तुम भूल जाओगे। तो वह मुस्कुराकर उसको कहने लगा कि बोलता अगर तो शायद खुद को खो देता। तो वह उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसने उससे कहा कि यदि आप कहो तो आज की रात मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इस बार ठंड से नहीं बचना चाहता, लेकिन कुछ वक्त साथ बिताना चाहता हूँ। तो वह कुछ सोचती रही और फिर उसने सिर हिलाकर उसे हाँ कह दी। उस रात कोई बादल नहीं गरज रहे थे, ना बारिश आ रही थी, ना कोई बिजली चमक रही थी, लेकिन उन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बन जाता जिसकी आहट पूरे घर में महसूस
होती रही। फिर उनके मिलने का, आने जाने का सिलसिला जो है उनका एक रूटीन बन गया था। राजीव के पास जब भी समय होता तो वह उसके पास मिलने के लिए आ जाता। हाँ, अब उसने कविता के नाम से उसे नहीं बोलता था, वह उसे संगीता कहता था। और वह उसकी ज़िंदगी में केवल एक मददगार औरत ही नहीं रही थी, बल्कि उसको एक साथी की तरह लगने लगी थी। वो दोनों एक साथ बैठते, चाय पीते, घंटों तक बातें करते रहते और पुराने दुख दर्द, अधूरे सपने सब बातें करते। और इस सब के बीच एक नया रिश्ता जो है वो उगने लगा था। राजीव कभी खेतों की बातें करता तो कभी स्कूल के बच्चों की शरारतें सुनता। उसकी हंसी थोड़ी सी अब मिठास में बदल चुकी थी। अब उसके बालों में भी उदासी नहीं थी, चुपचाप खुशी ही महसूस होती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उसके आने जाने के बाद अब किसी से छिपी नहीं रही थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सुबह सुबह कविता के घर से राजीव को निकलते हुए देख लिया। गांव में बातों का ही क्या कहना, बात जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं और कहने वाले तो कहते ही रहते और कहने वाले कहने लगे कि औरत तो अकेली है और लड़का बार बार आता जाता रहता है, तो कुछ तो है दोनों के बीच। जब यह बात उसके कानों तक पहुंचती है तो उसका चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। वह जानता था कि यदि अब चुप रहा तो वो औरत जिसने उसे पनाह दी थी, उसकी मदद की थी, वो इन समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम वह वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाता है और उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। वह उसे कहने लगा कि अब ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दें, शादी का नाम। संगीता एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और वह चुप रही। उसकी आंखें हड़बड़ा गई और वह उसे कहने लगी कि पर क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार कर लेंगे? मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, तलाकशुदा भी हूँ और अकेले भी हूँ बहुत दिनों से। तो वह उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि यदि तू खुश है तो हम भी खुश हैं। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। कुछ हफ्तों के बाद जब गांव की गलियों में फूलों की खुशबू और डोल की हल्की सी थाप सुनाई देने लगी तो लोगों को ये यकीन हो गया कि ये बात अब अफवाह नहीं रही थी। उन दोनों की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई बड़ा बंदोबस्त तो नहीं था, कोई दिखावा भी नहीं था, लेकिन हर चीज़ में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। राजीव के माता पिता भी गांव से आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक तो थी, लेकिन जब उन्होंने संगीता की आंखों में अपनापन देखा तो और उस घर के कोने कोने में अपने बेटे की खुशी महसूस करी तो वो दोनों मुस्कुराने लगे। और शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे, वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। हल्की सी बारिश और मिट्टी की खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तमी का मंत्र पढ़ा तो राजीव ने आंखें बंद कर ली और उसे याद आया कि 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था, उसे अपने घर में पनाह दी थी। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छांव दे दी थी। शादी के बाद जब वो गांव लौटते हैं तो कुछ लोग अब भी कुछ कुछ कह रहे थे, कुछ निगाहें अब भी उनसे कुछ सवालें कर रही थी, लेकिन राजीव ने सबके सामने खड़े होकर ये कह दिया कि जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया था, मैं अब ज़िंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा और ये मेरा फैसला। और यदि किसी को इससे कोई दिक्कत है तो सोचिए, दिक्कत हमारे रिश्ते में है या फिर आपकी सोच में है। उसके इन शब्दों के कारण वहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर तालियों की आवाज़ आने लगी। उन दोनों ने एक छोटा सा घर लिया और एक स्कूल के पास अपने जीवन की नई किताब शुरू की। समय बीतता रहा और कुछ वर्षों के बाद संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए आ गया था। आज राजीव और संगीता दोनों शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे थे, एक माता पिता के रूप में जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं बल्कि अपना वजूद भी साथ में ही खड़ा किया था। अब जब राजीव अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है तो या फिर वो अपनी किताबों में उसका भविष्य संवारती है तो दोनों की आंखों में एक सुकून होता है। अगर उस रात दरवाज़ा ना खोला होता तो शायद ज़िंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद ही हो जाती।
कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती है, बल्कि वो तय होती है कि करुणा, समझदारी और इंसानियत से। और अब हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में भी कभी कोई अनजान व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे उसके लिए दरवाज़ा खोलने की? यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो इन दोनों ने किया? क्या उनका फैसला इंसानियत के हिसाब से सही है और भरोसे का उदाहरण था, या फिर आज के दौर में ये एक खतरनाक कदम माना जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली एक और हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ। आज की हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर सी कहानी, जिसका नाम रहने वाला है रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दी। और उसके बाद आगे क्या होता है, ये मैं अब आपको आज की स्टोरी में आप सबके साथ शेयर करूँगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको हमारी आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है कि रात में बारिश में भीगते हुए लड़के को लड़की ने पनाह दे दी। और फिर जो होता है वह कभी किसी ने नहीं सोचा था और ना उसको खुद को पता था कि क्या होने वाला है। और एक पल के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यह रात बन जाएगी। वो एक सर्दी की रात थी। एक कांपता हुआ लड़का और एक अकेली लड़की और एक दरवाज़ा जो दिल से घुला। लेकिन उसके पीछे फिर जो कहानी चलने वाली थी वो किसी तूफान से कम नहीं होने वाली थी, जिसे उसने अपने घर में जगह दी थी। क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर ही था या फिर उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? उस रात के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो पहले था। ना वह लड़की रही और ना ही वो लड़का। तो आइए जानते हैं उस रात क्या होता है और उसके एक फैसले के पीछे का सच क्या होता है। और यह कहानी जो है आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। और पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। और आपको कैसी लगेगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आगे क्या होता है कि यह जो सच्ची कहानी है यह झारखंड के एक ज़िले की कहानी है, जहां पर रात में चारों तरफ अंधेरा छा हुआ था और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के साथ हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगी थी। वहीं पर एक छोटे से घर में एक औरत नींद से बार बार करवट बदल रही थी और वहीं पर एक छोटा सा लैंप भी जल रहा था। और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमक रही थी, जिससे पूरी खिड़की जो थी एक पल के लिए रोशन हो गई थी। और उसी पल वहाँ पर जो औरत लेटी हुई थी उसकी आँख खुल गई और वह थोड़ा सा घबराने भी लगी। और फिर वह धीरे धीरे से उठी और खिड़की की तरफ गई। और जब वह खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसने देखा और उसकी आंखें देखते ही एकदम ठहर गई। बाहर बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा हुआ था और अपने शरीर से चिपटा हुआ एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए था। और उसको कोई डर भी नहीं लग रहा था, बस सर्दी से उसे थोड़ी सी कपकपाहट हो रही थी। वह कुछ देर तक तो उसे देखती रही और फिर बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसे पूछने लगी कि कौन हो तुम। फिर वो उसे कहता है कि सिर झुकाकर कहने लगा कि माफ़ कीजिए, मैं रास्ते में था और तेज़ बारिश आने लगी और मेरी बाइक पंचर हो गई और इतनी रात में कोई मदद नहीं मिल रही थी। सिर्फ एक रात ही काटनी, मेरे को चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी सी लकड़ी और कंबल दे दीजिए। वह कुछ देर तक सोचती रही। उसके भीतर जो डर था वो
उबरा, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मन में डर नहीं रहा और उसको उस पर दया आ गई और वो उसको कहने लगी कि ठीक है, लेकिन तुम अंदर मत आना, मैं लकड़ी और कंबल दे देती हूँ। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर उसकी आंखों में देखा कि थोड़ी सी राहत थी और वह अंदर चली गई। और थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई और उसके हाथ में लकड़ियों की गठरी और एक पुराना कंबल लेकर आई और उसने वह सारा सामान दरवाजे के बाहर रख दिया और बिना कुछ बोले ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर उसने वो लकड़ियाँ उठाई और वो जलाई, लेकिन ठंडी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो लकड़ियों की जलाने से भी ज़्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी। और ऊपर से वो कंबल भी पूरी तरह से बारिश में भीग गया था। रात के करीब 10 से ज़्यादा का टाइम हो गया था और बिजली फिर से कड़कने लग जाती है और उसकी नींद फिर से ख़राब हो जाती है और उसे फिर उसी इंसान का ख्याल आता है जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था। और फिर वह उसके बारे में सोचने लग जाती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और वह इतनी तेज़ बारिश में बाहर कैसे रह रहा होगा। और फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करती है और फिर उठकर बाहर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है और जो नज़ारा उसके सामने हो रहा होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। वह एक कोने में सिकड़ा हुआ बैठा था, पूरा शरीर उसका भीग चुका था, दांत किटकिटा रहे थे और फिर उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सा नीला पड़ने लगा था। उसका दिल जो है भर आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे कह देती है कि अंदर आ जाओ। वह कुछ कहता है, इससे पहले कविता बोल पड़ती है कि तुम डरो मत, मुझे आप पर भरोसा है और तुम अंदर आ जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। वह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वह धीरे से उठता है और फिर वह धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाता है। वह उसे एक पुराना कपड़ा दे देती है और कुछ कपड़े दे देती है और फिर वो उसे कहती है कि ये मेरे पति के हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है और तुम ये कपड़े पहन लो वरना तुम्हें बहुत तेज सर्दी लग जाएगी। और फिर वो कपड़े बदल कर जब बाहर आता है तो वह एक चारपाई की तरफ इशारा करती है और फिर उसको कहने लगती है कि वहाँ पर जाकर लेट जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। और वह उसकी तरफ देखने लगा। वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था जहाँ पर कुछ देर पहले कविता लेटी हुई थी। वह कहता है कि नहीं, यहाँ पर आप लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊँगा। लेकिन वह उसे कहने लग जाती है कि घर में और बिस्तर नहीं है, हमारे घर में सिर्फ एक ही बिस्तर है और नीचे बैठने का मतलब है कि बीमारी। तुम इस चारपाई पर लेट जाओ और आराम करो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वह उसे कुछ नहीं कहता है और वह वहाँ पर लेट जाता है। और पहली बार वह यह देखता है कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और फिर कविता अंदर चली जाती है और चाय बनाने लग जाती है और वह यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आपने खुद कहा कि डर लग रहा है, फिर भी इतना सब क्यों कर रही है मेरे लिए। उसकी आंखों में थोड़ी नमी तो थी। कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चाय की गर्मी और इंसानी जुड़ाव की शुरुआत जो है यहीं से होती है। चाय की हर घुट के साथ साथ जैसे सर्द रात थोड़ा नरम हो गई थी और उन दोनों के बीच कुछ अनकहे से शब्द शामिल होते जा रहे थे। फिर वह धीरे से उसे पूछने लगी कि कहाँ जा रहे थे इतनी रात को। तो फिर वो चुपचाप थोड़ा सा घबरा गया और फिर थोड़ी देर में उससे कहा कि मेरी बहन के घर से बाइक लेकर आ रहा था, जीजू ने कहा था कि यहाँ पर खड़ी खड़ी बाइक ख़राब हो जाएगी तो मंगवा ले। और रास्ते में उस बाइक में पंचर हो गया और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो वो उसकी बात को थोड़ा ध्यान लगाकर सुन रही थी और फिर कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो फिर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई और फिर वो उनसे कहने लगा कि मेरे माँ बाप यहीं के एक गांव में हैं और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ बेचकर गुजारा करते हैं और मैं भी वो ही काम करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये काम नहीं करना चाहता, कुछ अलग कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो वह मुस्कुराने लगती है और फिर उससे कहती है कि सपने देखना अच्छी बात है। और फिर वो भी उसकी आंखों में देखता है, उससे पूछता है कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं, आपके साथ कोई और नहीं रहता। तो वह कुछ देर के लिए मायूस हो जाती है और उसका चेहरा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और फिर वह अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है कि कभी कभी ये घर मेरी दादी का था और अब सिर्फ मेरी यादों का है।
मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी उसने कुछ समय के बाद मुझे छोड़ दिया था और फिर किसी और इंसान के साथ उसने शादी कर ली थी। तो उसकी ये सब बातें सुनकर वह चुप हो गया और कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। फिर कविता ने कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और बच्चों की देखकर ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलता है और उन्हीं को देखकर मैं खुश रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अकेलापन भी है। और फिर वह उसे कहता है कि आप बहुत हिम्मत वाली हो। फिर वह थोड़ा सा हंसती और फिर उससे कहती है कि हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। और रात की सर्दी और फिर भीतर की बातें दोनों की आपस की एक जैसा असर कर रही थी। चारपाई पर एक किनारे बैठा हुआ वह कहता है कि यदि आपको ठंड लग रही है तो यदि आप चाहें तो आप भी यहाँ पर बैठ सकती हैं, मैं दूर एक तरफ रहूँगा। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी उंगलियां काँप रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वह उससे कहने लगी कि ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ़ जैसी ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी ही नहीं। उसने उससे कहा कि वह अपनी माँ की बातें उसे बताने लगा, पिता का संघर्ष बताने लगा और अपनी बहन की शादी बताने लगा और कैसे उसके पास अब केवल 50 रुपये बचे थे जो उसने पेट्रोल में खर्च कर दिए थे। और फिर वह भी उससे बताती है कि कैसे उसने अकेले रहते रहते इतना संघर्ष किया है और अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी जो है उसकी आदत बन चुकी है। उस रात दो अजनबियों ने जो दोनों थे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आती है तो कविता उठकर अंदर चली जाती है और वह उसके लिए फिर से गर्म चाय बनाती और ले आती है। वह चाय लेते हुए कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या कहेगा। तो वो मुस्कुराकर उससे कहने लगी कि अभी इतनी जल्दी कहाँ जाओगे, पंचर वाले की दुकान तो अभी नहीं खुली मिलेगी। तो फिर वह थोड़ी देर और वहीं रुक जाता है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जैसे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगता। जब दिन थोड़ा सा चढ़ने लगा और दुकानें खुलने लगी तो वह उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि अब मेरी एक और मदद कर सकती हैं। उसने उससे कहा तो कविता उसकी इस बात पर थोड़ा सा चौंक गई और उसकी तरफ देखने लगी और कहती है कि बोलिए। तो फिर वो उससे कहता है कि 50 रुपये चाहिए मुझे पंचर बनवाने के लिए, वापस आऊँगा जब लौटा दूँगा। तो वह बिना कुछ उसको कहे मुस्कुराने लगी और अंदर से 50 रुपये लाकर उसके हाथ पर रख दिए। ये भी पूछने की बात थी, उसकी बातें जो थी वो बहुत कोमल थी। वह उसकी तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा कि मैं ज़रूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने के लिए। वह सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह रही थी। फिर 2-3 दिन बाद वह अपने गांव लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी माँ की आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती थी और पिता की चुप्पी में भी सवाल छिपा हुआ था। फिर उसने सब कुछ धीरे धीरे बताया, बाइक, बारिश, रात और उस औरत की घर की कहानी भी बताई। फिर उसकी माँ ने गहरी सांस ली और उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते इतनी जल्दी, समझदारी से काम लेना। तो वह सिर झुका लेता है और फिर लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल अभी भी थी। कविता की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई प्रशांत चमक, सब कुछ वैसे उसे वापस बुला रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। और फिर अगले दिन शाम को क्या होता है कि उसने जेब में 50 रुपये रखे और बाइक उठाकर वह उसी रास्ते की ओर जाने लगा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर वह फिर से वही दस्तक होने लगी। फिर अंदर से आवाज़ आई कि कौन, तो उसे वही जानी पहचानी आवाज़ आई। तो वह उसे कहने लगा कि मैं वही हूँ जो उस रात बारिश में भीगा था। और फिर दरवाज़ा खुलता है और कविता दरवाज़ा खोलती है और उसकी मुस्कुराहट उसके सामने थी। और फिर कविता उससे कहने लगी कि आ गए। और फिर उसने 50 रुपये जेब से निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि यह आपकी अमानत है, ये लीजिए। तो उसने पैसे ले लिए और फिर थोड़ी देर तक चुपचाप उसको देखती रही और फिर उससे कहने लगी कि इतनी जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा था कि तुम भूल जाओगे। तो वह मुस्कुराकर उसको कहने लगा कि
बोलता अगर तो शायद खुद को खो देता। तो वह उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसने उससे कहा कि यदि आप कहो तो आज की रात मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इस बार ठंड से नहीं बचना चाहता, लेकिन कुछ वक्त साथ बिताना चाहता हूँ। तो वह कुछ सोचती रही और फिर उसने सिर हिलाकर उसे हाँ कह दी। उस रात कोई बादल नहीं गरज रहे थे, ना बारिश आ रही थी, ना कोई बिजली चमक रही थी, लेकिन उन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बन जाता जिसकी आहट पूरे घर में महसूस होती रही। फिर उनके मिलने का, आने जाने का सिलसिला जो है उनका एक रूटीन बन गया था। राजीव के पास जब भी समय होता तो वह उसके पास मिलने के लिए आ जाता। हाँ, अब उसने कविता के नाम से उसे नहीं बोलता था, वह उसे संगीता कहता था। और वह उसकी ज़िंदगी में केवल एक मददगार औरत ही नहीं रही थी, बल्कि उसको एक साथी की तरह लगने लगी थी। वो दोनों एक साथ बैठते, चाय पीते, घंटों तक बातें करते रहते और पुराने दुख दर्द, अधूरे सपने सब बातें करते। और इस सब के बीच एक नया रिश्ता जो है वो उगने लगा था। राजीव कभी खेतों की बातें करता तो कभी स्कूल के बच्चों की शरारतें सुनता। उसकी हंसी थोड़ी सी अब मिठास में बदल चुकी थी। अब उसके बालों में भी उदासी नहीं थी, चुपचाप खुशी ही महसूस होती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उसके आने जाने के बाद अब किसी से छिपी नहीं रही थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सुबह सुबह कविता के घर से राजीव को निकलते हुए देख लिया। गांव में बातों का ही क्या कहना, बात जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं और कहने वाले तो कहते ही रहते और कहने वाले कहने लगे कि औरत तो अकेली है और लड़का बार बार आता जाता रहता है, तो कुछ तो है दोनों के बीच। जब यह बात उसके कानों तक पहुंचती है तो उसका चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। वह जानता था कि यदि अब चुप रहा तो वो औरत जिसने उसे पनाह दी थी, उसकी मदद की थी, वो इन समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम वह वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाता है और उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। वह उसे कहने लगा कि अब ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दें, शादी का नाम। संगीता एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और वह चुप रही। उसकी आंखें हड़बड़ा गई और वह उसे कहने लगी कि पर क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार कर लेंगे? मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, तलाकशुदा भी हूँ और अकेले भी हूँ बहुत दिनों से। तो वह उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि यदि तू खुश है तो हम भी खुश हैं। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। कुछ हफ्तों के बाद जब गांव की गलियों में फूलों की खुशबू और डोल की हल्की सी थाप सुनाई देने लगी तो लोगों को ये यकीन हो गया कि ये बात अब अफवाह नहीं रही थी। उन दोनों की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई बड़ा बंदोबस्त तो नहीं था, कोई दिखावा भी नहीं था, लेकिन हर चीज़ में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। राजीव के माता पिता भी गांव से आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक तो थी, लेकिन जब उन्होंने संगीता की आंखों में अपनापन देखा तो और उस घर के कोने कोने में अपने बेटे की खुशी महसूस करी तो वो दोनों मुस्कुराने लगे। और शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे, वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। हल्की सी बारिश और मिट्टी की खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तमी का मंत्र पढ़ा तो राजीव ने आंखें बंद कर ली और उसे याद आया कि 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था, उसे अपने घर में पनाह दी थी। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छांव दे दी थी। शादी के बाद जब वो गांव लौटते हैं तो कुछ लोग अब भी कुछ कुछ कह रहे थे, कुछ निगाहें अब भी उनसे कुछ सवालें कर रही थी, लेकिन राजीव ने सबके सामने खड़े होकर ये कह दिया कि जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया था, मैं अब ज़िंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा और ये मेरा फैसला। और यदि किसी को इससे कोई दिक्कत है तो सोचिए, दिक्कत हमारे रिश्ते में है या फिर आपकी सोच में है। उसके इन शब्दों के कारण वहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर तालियों की आवाज़ आने लगी। उन दोनों ने एक छोटा सा घर लिया और एक स्कूल के पास अपने जीवन की नई किताब शुरू की। समय बीतता रहा और कुछ वर्षों के बाद संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए आ गया था। आज राजीव और संगीता दोनों
शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे थे। एक माता पिता के रूप में जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं बल्कि अपना वजूद भी साथ में ही खड़ा किया था। अब जब राजीव अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है तो, या फिर वो अपनी किताबों में उसका भविष्य संवारती है, तो दोनों की आंखों में एक सुकून होता है। अगर उस रात दरवाज़ा ना खोला होता तो शायद ज़िंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद ही हो जाती। कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं है बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती है, बल्कि वो तय होती है कि करुणा, समझदारी और इंसानियत से। और अब हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में भी कभी कोई अनजान व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे उसके लिए दरवाज़ा खोलने की? यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो इन दोनों ने किया? क्या उनका फैसला इंसानियत के हिसाब से सही है और भरोसे का उदाहरण था, या फिर आज के दौर में ये एक खतरनाक कदम माना जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली एक और हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ। आज की हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थारी मेरी राम राम।